हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। और एक बहुत अहम सवाल बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रोटेशनल डायनेमिक्स का क्या हुआ, वो उसका रोटेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, सर्कुलर हो चुका है। तो उसके पीछे आइडिया ये है बच्चों कि हम सेंटर ऑफ मास को कंप्लीट करते हुए उसको पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास के भी सिर्फ 3 लेक्चर्स हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो सिर्फ 3 लेक्चर्स हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हुए हम क्या करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत लिंक्ड चैप्टर्स हैं। एक को छोड़ के दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकता मैं। तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास पूरा आप लोग कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। क्लियर है? चलिए आइए। तो आज हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। शॉर्ट में इसको कहा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या कहते हैं इसको? फ्लूइड मैकेनिक्स। हम शॉर्ट में कहेंगे एफएम। क्या कहेंगे इसको? एफएम। तो एफएम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपको सवाल मिल जाएंगे, जेईई में मिलेंगे, आपको नीट में मिलेंगे। तो इसके ऊपर आपको सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप देखेंगे कि अगर हम लोग हीट वाले पार्ट को भी मिला दें, जैसे जिसे कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हीट का पार्ट आ गया, आपका फ्लूइड्स का पार्ट आ गया, इलास्टिसिटी का पार्ट आ गया, ये सब अगर मिला दिया जाए तो नीट में पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक को, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज है ये? फ्लूइड्स। इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं फ्लूइड्स, ये आपको बता देता हूं मैं, देखो ध्यान से। चलिए भाई, तो फ्लूइड्स के बारे में आप लोग कुछ 10th में पढ़ के आए होंगे, 9-10 में कुछ तो भी पढ़ा होगा। क्या होते हैं फ्लूइड्स? फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं जनरली दोज मटेरियल्स विच कैन फ्लो। ये पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना। तो तुमने ये पढ़ा होगा दोज मटेरियल्स विच कैन फ्लो। समझ आ गया? वो मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है ना। तो अभी हम लोग को तो 9-10 पढ़ना नहीं है, हम लोग को तो 11th-12th पढ़नी है, साइंस पढ़ रहे हैं। तो एक लेवल अप लेकर जाऊंगा मैं आपको। आइए समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि फ्लो क्या होता है। ये फ्लो क्या चीज है, किसको कहते हैं फ्लो? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास एक सॉलिड ब्लॉक है, मास m का सॉलिड ब्लॉक है, ये ऐसे यहां पर चल रहा है, यहाँ से चलता है और यहाँ तक कहीं पहुँच जाता है। मान लो यहाँ तक कहीं पहुँचा, वो ऐसे पहुँच गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे सरफेस पे डाल देता हूँ। सरफेस पे डालने पे क्या होगा, पानी इस तरीके से क्या होगा, ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल ये है कि मूवमेंट इसमें भी हो रही है। ये ग्लास ऑफ वाटर में से जब मैंने पानी को उंडेला तो पानी यहाँ पर चलना शुरू कर दिया, यानी मूवमेंट यहाँ पर भी हो रही है और मूवमेंट यहाँ पर भी हो रही है। ये सॉलिड भी तो मूव करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, लिक्विड भी तो मूव करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो अगर दोनों मूवमेंट है तो दोनों में से किसको फ्लो कहेंगे और किसको फ्लो नहीं कहेंगे? क्या इसको फ्लो कह सकते हैं? क्या ये फ्लो है? यही आपको समझाना है आज मुझे कि इसको फ्लो कह सकते हैं। अभी देखो मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो आप ये बोलेंगे कि आमिर सर फ्लो कर रहे हैं? नहीं, आप बोलेंगे आमिर सर मूव कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल मूवमेंट है हमारा। तो कब कहेंगे कोई चीज फ्लो कर रही है और कब कहेंगे कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है? तो फ्लो में और नॉर्मल मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यही हम लोग को आज जानना है। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। आज वही समझाता हूं सबसे पहले, फिर मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा आपके साथ में। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यही समझना है अपने को कि जो मटेरियल फ्लो कर सकते हैं, तो फ्लो का मतलब क्या है? समझ आ गया? जो मटेरियल फ्लो कर सकते हैं उसको फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लो का मतलब क्या होता है, आइए वो आपको समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से, अगर आप क्या करेंगे, ब्लॉक को देखेंगे तो यहां पर पार्टिकल्स होंगे, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पार्टिकल्स। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैंने 5 पार्टिकल्स को मार्क करवा दिया। तो जब यहां से पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंचेगा तो 1 यहीं पर होगा, 2 यहीं पर होगा, 3 यहीं पर होगा, 4 यहीं पर होगा, 5 यहीं पर होगा। 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 को क्रॉस करके 3 पे नहीं पहुंच सकता,
4 3 को क्रॉस करके 2 पे नहीं पहुंच सकता या 1 पे नहीं पहुंच सकता। इसका ये मतलब हुआ कि हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। समझ आ गया? जब कोई नॉर्मल मूवमेंट होती है, जब कोई सॉलिड मूव करता है तो हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है। तो क्या होगा, जब मैं चलता हूं तो ऐसा थोड़ी होता है मेरा सर पीछे रह जाता है, मेरा हाथ आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक की पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो ये फ्लो नहीं है, इसको फ्लो नहीं कहते। तो आप बोलेंगे फ्लो किसको कहते हैं? अभी समझाता हूं फ्लो किसको कहते हैं। यहां पर पार्टिकल्स थे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे 5 पार्टिकल्स हमारे पास थे। जैसे मैंने पानी को क्या कर दिया, यहां पर ऐसे स्पिल करवा दिया सरफेस पे, तो क्या हो गया, ये यहां पर चला गया 1, वहां पर चला गया 2, यहां पर चला गया 5, यहां पर चला गया 3, यहां पर चला गया 4। कुछ समझ आ गया? और इनकी पोजीशन क्या फिक्स रही? नहीं फिक्स रही। सीक्वेंस क्या था, 1 2 3 4 5, लेकिन जब मैंने इसको स्पिल करा दिया तो 1 कभी आगे जा रहा है, 2 कभी पीछे आ रहा है, हो सकता है 2 कभी आगे निकल जाए, 5 कभी पीछे आ जाए, 4 कभी आगे निकल जाए, 3 कभी पीछे आ जाए। इस तरीके से मूवमेंट होता है। यानी यहां पर तो डिसिप्लिन्ड मूवमेंट होता है। सॉलिड में डिसिप्लिन्ड मूवमेंट होता है, हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होती है। समझ आ गया? जो पार्टिकल मूव करने से पहले जहां पर था, मूव करने के बाद और मूव करते दौरान भी वो वहीं पर होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता है, फ्लो में ऐसा नहीं होता है। तो इसको फ्लो क्यों कहते हैं, समझ आया? क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, बिल्कुल इनडिसिप्लिन मूवमेंट है ये। कभी 1 आगे चले जाएगा, कभी 2 पीछे आ जाएगा, कभी 5 आगे चले जाएगा। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। इसीलिए इसको फ्लो नहीं कहते। तो मुझे बताइए, जब कार चलती है तो वो फ्लो कर रही है कि मूव कर रही है? वो सॉलिड है तो वो मूव कर रही है, फ्लो नहीं कर रही है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? और जब हमने क्या कर दिया, कोई गैस को कहीं पे क्या कर दिया, मूव करवा दिया, तो वो क्या कर रही है, वो फ्लो कर रही है। क्यों? पार्टिकल्स की मूवमेंट यानी पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, फिक्स नहीं है। पार्टिकल्स का मूवमेंट इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई लिक्विड को फ्लो करवा दिया, लिक्विड को मूव करवा दिया तो वो भी फ्लो करेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर, ये सॉलिड में और ये लिक्विड में। बात समझ में आ रही? क्लियर है? ये गैसेस पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना? तो आपको मैंने ये समझाया कि फ्लो कब होगा, जब पार्टिकल्स का मोशन डिसिप्लिन नहीं होगा। पार्टिकल्स चलते वक्त, चलते दौरान, चलने के बाद उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, कोई भी कैसे भी मूव कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि फ्लो बोलते किसको है। समझ आ गया? अगर ये आपको समझ में आएगा तो आगे के एग्जांपल्स भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर हो रहा है? समझ आ गया? ये जो बॉडी अपन ने ली है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडीज है, ठीक है। सॉलिड बॉडीज कैसी ली थी, रिजिड बॉडीज ली थी। क्लियर हो गया? तो फ्लो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है या पार्टिकल की पोजीशन जो है बेसिकली फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, मूवमेंट रैंडम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझ में आ रहा है। तो बेसिकली फ्लूइड्स अपने को क्लियरली समझ में आ जाता है। तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी चीजें मूव कर रही हैं और कौन सी चीजें फ्लो कर रही हैं। समझ आया? क्लियर है? चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो जो चीजें फ्लो कर सकती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, फ्लो का मतलब आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, अब आइए बच्चों एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में एक तो आपको समझ आ गया होगा, लिक्विड्स हो गया, लिक्विड इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा गैस इसका एक एग्जाम्पल है, गैस भी फ्लो करती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? गैस भी क्या करती है, फ्लो करती है। अगरबत्ती से धुआं निकला, फूक मारो तो क्या होगा, देखो, या फिर धुआं निकलते हुए देखो तो कैसा होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका भी मोशन क्या होता है, रैंडम होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो वो भी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अगर आप गन्ने के जूस की दुकान पे देखेंगे, वो मक्खी हटाने वाला वो जो ब्लैक कलर का जलाते हैं वो लोग, उसका मूवमेंट देख लो आप लोग। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आपकी लिक्विड्स हो गई, गैसेस हो गई, ये फ्लो कर रहा है। और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, और एग्जांपल्स है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है बच्चों? प्लाज्मा आपको समझाता हूं मैं। बच्चों कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है? 8 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बताया था मैंने सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। चलो भाई, उसमें से जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद चौथा क्या है आपका, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बिल्कुल पाव भाजी के जैसा होता है। क्या कह रहा हूं मैं आपको? प्लाज्मा कैसा होता है? बिल्कुल पाव भाजी के जैसा होता है। क्या पाव भाजी के जैसा होता है, आइए समझाता हूं मैं आपको। तो प्लाज्मा जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, जैसे आप क्या कर दो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहीं पर ले आओ,
जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्या कर दिया, सन का क्रोज ऑफ डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप लेकर के आ गए और यानी आपने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं सब उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा क्या कर दिया, कंटेनर लिया, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, और यहाँ पर ये जो चेयर हो गई और वहां पर क्या हो गया, फोन हो गए, वो आपका टेबल हो गया, सब उठा करके क्या कर दिया आपने, उसके अंदर डाल दिया। तो क्या होगा, सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा, सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे तो क्या होगा, सब टूट जाएंगे तो ये होगा कि कुर्सी का इलेक्ट्रॉन है ना, फोन का प्रोटॉन, और क्या होगा आपके टेबल का न्यूट्रॉन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो क्या बन गया, पाव भाजी, यानी भाजी के जैसा कुछ बन गया। तो बिल्कुल वही स्टेट क्या होता है आपका, प्लाज्मा। समझ आ रही बात, क्लियर है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अपने को मिलता है तो प्लाज्मा इज इक्विवेलेंट टू क्या, पाव भाजी। पाव भाजी के जैसा होता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर अपन कर देते हैं कि सारे स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन हो जाता है और सबके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, ये सब के सब क्या हो जाता है, सबका मिक्सचर हो जाता है और एक पाव भाजी वाली स्टेट बन जाती है। समझ आ गया? तो वो स्टेट को क्या कहते हैं आप, प्लाज्मा। और प्लाज्मा भी क्या कहलाता है, प्लाज्मा भी फ्लूइड कैटेगरी में आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो प्लाज्मा को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, फ्लूइड है, क्योंकि ये भी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है ना? फ्लो का मतलब आपको बता चुका हूं, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया। अब आगे और एग्जांपल्स पे चर्चा करते हैं। क्या, मेरा सवाल सुनिए ध्यान से, क्या हम किसी सॉलिड को भी फ्लूइड कह सकते हैं? एनसीईआरटी तो ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको और इन डेप्थ जानना है तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी कहता है कि सॉलिड फ्लूइड्स नहीं हो सकते। तो एनसीईआरटी क्या बात कर रहा है, एनसीईआरटी बात कर रहा है सॉलिड यानी सॉलिड्स की, यानी वो रिजिड बॉडी की बात कर रहा है, सॉलिड्स की बात कर रहा है, यानी क्या वो रिजिड बॉडी की बात कर रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर कहता है कि सॉलिड फ्लूइड नहीं हो सकते तो वो रिजिड बॉडी की बात कर रहा है जिसका शेप और साइज आप चेंज नहीं कर सकते। समझ आ गया? लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ सॉलिड्स को भी आप फ्लूइड्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझाता हूं। आप अगर क्या करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देख लो या आप कुछ अच्छे लेवल की किताबें पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का अगर आप कंटेनर लें और क्या कर दो, उसको ऐसे प्रेस करो तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, ऐसे आपका टूथपेस्ट बाहर आएगा। उसमें कोई डिसिप्लिन मूवमेंट है क्या? नहीं है। तो आपका जो टूथपेस्ट है ना, उसको भी आप क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। वो भी एक तरीके के क्या है, फ्लूइड है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? देखने में तो सॉलिड सा लगता है, समझ आ गया, लेकिन है क्या वो, फ्लूइड है। समझ आ गया? आपका च्युइंगम आप उसको चबाओ, चबाने के बाद क्या करो, उसको ऐसे प्रेस करो या फिर दांत से प्रेस करो तो क्या होगा, देखो ऐसे मूवमेंट हो जाता है उसका, यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आपका च्युइंगम भी क्या कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? आपका जो घर में हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद वो क्या करते हैं, पानी डाल के उसको बनाते हैं आटे को, तो डो होता है, डो। समझ आ गया? तो डो भी क्या है, एक तरीके का फ्लूइड माना जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो यही आपको समझना है कि जब पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, उनमें रैंडम मूवमेंट हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। केमिस्ट्री में और कैटेगरी बन सकती है, लेकिन हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में जो ऊपर कैटेगरी बनाई गई है उसमें यह है कि हमारा जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट भी फ्लूइड कहलाएगा। समझ आ रहा है? कुछ सॉलिड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। टूथपेस्ट हो गया आपका, फ्लावर डो कहते हैं उसको, फ्लावर डो आपका फ्लावर डो हो गया। इसके अलावा और आपका क्या हो गया, आपका फ्लावर डो हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और आपका क्या बच गया तीसरा, एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अभी दिया था मैंने, तो ये आपका क्या है, ये आपके क्या है, फ्लूइड्स हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने दे दिए जिससे आपको याद रहेगा। च्युइंगम एग्जाम्पल है, च्युइंगम। तो च्युइंगम क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है क्या, फ्लूइड्स का। क्लियर है? तो आपकी बुक में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे उसको मैंने क्लियर करवा दिए। तो अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो आपको समझ में आएगा कि बुक थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। समझ आ गया? जो पिछले सिलेबस आए हैं उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये पॉइंट्स आपको मतलब मैक्सिमम लोग तो छोड़ ही देंगे, एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे इसको। समझ आ गया? आपको डिटेल में समझाया, इसलिए मैंने पहले फ्लो का मतलब समझाया कि फ्लो क्या होगा। फ्लो समझेगा तब ये दिमाग में बैठेगा। समझ आ रहा है? ये एग्जाम्पल्स वरना दिमाग में नहीं बैठ पाएंगे आपके।
समझ आ रही बात, क्लियर है? तो याद रखेंगे आप कि कुछ सॉलिड्स को भी क्या कर सकते हैं हम, फ्लूइड्स में कंसिडर कर सकते हैं। समझ आ गया? सब सॉलिड नहीं। एनसीईआरटी कह रहा है सॉलिड फ्लूइड नहीं है, तो वो कह रहा है रिजिड बॉडी वाले सॉलिड, जो रिजिड बॉडीज है वो फ्लूइड नहीं हो, तो सही बात है, वो तो फ्लूइड नहीं हो, उनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। समझ आया, क्लियर है? तो एनसीईआरटी इसके बारे में बात कर रहा है। इसलिए पहले हमने लोग ने फ्लो को समझा, फ्लो कंसिडर किया, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। और जनरली जो हमको बच्चों पढ़ना है ना, हम लोग को इन पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। जब मुझे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। हमको इन पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको इनके बारे में पढ़ना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें भी हम केटीजी में जाकर के गैस के बारे में पढ़ते हैं, हम बेसिकली लिक्विड्स के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ने वाले। समझ आ गया? देखो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो तुम लोग, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। जब 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो तो वो गैसेस स्टेट पढ़ते हो। सॉलिड स्टेट जब पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हो, 12th में अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं। और अभी आप यहां पर फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, अभी लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। सारी चीजें जो दी गई थी, जो एक्स्ट्रा चीजें थी, सब मैंने आपको बता दिया, डिटेल में एक एक चीज कवर कर ली मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग अभी फ्लूइड्स पे जाएंगे, कौन सा फ्लूइड हम लोग यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो यहां पर बच्चों हम लोग जो फ्लूइड कंसिडर करने वाले हैं वो आइडियल होगा, क्योंकि हम पहले रियलिटी पे नहीं जाते हैं, पहले आइडियल केसेस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो रिचर्ड फीनमैन कहते थे, एक बात याद आई मुझे, रिचर्ड फीनमैन कहते थे कि जब भी दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम लोग क्या करते हैं, फिजिसिस्ट के सामने लेकर के आते हैं। फिजिसिस्ट क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सबसे आसान एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता है, और उसके बाकी की चीजें क्या कर देता है, वो दूसरी ब्रांचेस पे छोड़ देता है। समझ आ गया? तो दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है, दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्वर फिजिसिस्ट होता है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको कि दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले फिजिसिस्ट होते हैं, जो फिजिक्स वाले होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी आगे बढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आइडियल फ्लूइड पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही आइडियल वाला फ्लूइड लेंगे। रियलिटी जो रियल वाला फ्लूइड होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, लेकिन हम हमारी स्टडी के लिए क्या करेंगे, आइडियल फ्लूइड को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना? चलो भाई, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आइडियल फ्लूइड का, वो है इट इज इनकम्प्रेसिबल। क्या होता है, इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये आइडियल फ्लूइड की खास बात है, हमने माना है कि कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या, अगर आप क्या करोगे, ऐसे कंटेनर लिया, कंटेनर के साथ में आपने क्या कर दिया, ऐसे एक पिस्टन लगा दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कंटेनर लिया और क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। बहुत सिंपल है एग्जाम्पल, अगर सोचना है इसके बारे में, कंटेनर पिस्टन के बारे में, तो आपकी जो सुई होती है ना, सुई सिरिंज होती है, सिरिंज में क्या करो तुम, आगे की जो सुई होती है ना उसको निकाल दो। समझ आ गया? सिरिंज जो होता है आपका, उसमें से आगे क्या कर दो आप लोग, उसकी वो जो नीडल होती है ना, नीडल को आप निकाल दो। नीडल को निकाल दिया और एक एंड पे क्या कर दो, जो उसका छोटा वाला एंड होता है उस पर उंगली रख दो, और दूसरे एंड से क्या कर दो, पानी भर दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? उसके बाद क्या करो आप, ये उसका पीछे वाला पार्ट लगाओ, पिस्टन लगाओ, पिस्टन कहेंगे उसको, पिस्टन लगाओ, और पिस्टन को क्या करो, प्रेस करने की कोशिश करो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप गौर से देखेंगे उसको, तो वो कंप्रेस आसानी से नहीं होता है। समझ आ गया? जनरली फ्लूइड्स भी ऐसे होते हैं, आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो वही वाला एग्जांपल यहाँ पर है। तो जब भी आपको ये ऐसा बोला जाए ना, इनकम्प्रेसिबल वगैरह, तो वो क्या कर दो, वो आप लोग अपनी सिरिंज को याद रखो। समझ आ रहा है, क्लियर है? चलो भाई, तो इस तरीके से इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं हो सकता। कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसका मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, डेंसिटी नहीं बदलेगी। क्या मतलब हुआ इसका, ये ऐसा था मान लो, समझ में आ गया? इस तरीके से था, ये क्लियर हो रहा है? अब क्या यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका वॉल्यूम क्या माना है, इसका वॉल्यूम मान लिया 10, इसका मास क्या मान लिया 10। समझ आ गया? तो मास 10 है, वॉल्यूम भी क्या है, 10 है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, 10/10, यानी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। डेंसिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, अगर कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अभी कम जगह ले रहा है,
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये कम जगह ले रहा है, अब वॉल्यूम 10 की जगह हो गया मान लो कि तुम्हारे पास 8 हो गया। कितना हो गया? 10 की जगह 8 हो गया। तो डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम बताओ कितना होगा जल्दी? मास कितना है? मास तो उतना ही रहा, मास थोड़ी बदला, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, वो तो 8 हो गया। तो 8/10 कितना होगा? 2 5 10 2 4 8 यानी 5/4 क्या हो जाएगा? अब उसकी डेंसिटी बन जाएगी, यानी 1 पॉइंट समथिंग उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी चेंज हो गई। यही हम चाह रहे हैं कि डेंसिटी चेंज ना हो। डेंसिटी चेंज होगी तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम लोग हमारे मैकेनिक्स के फंडे नहीं लगा पाएंगे। इस वजह से इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है। समझ आया? कि आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, उतना आपको काम में नहीं है अभी फिलहाल। आप इतना याद रखो कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। आप लोग 4 पॉइंट याद रखेंगे अपने बोर्ड्स के लिए, और नीट वाले या जेई वाले जो है, सीईटी वाले बच्चे जो है, वो तो मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ वो बस अपने दिमाग में बैठाते जाए, ठीक है? तो डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी नहीं बदलेगी। कंप्रेस ही नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, तो डेंसिटी बदलेगी ही नहीं। समझ आया? ठीक है, चलो भाई। तो इट इज इनकम्प्रेसिबल। दूसरा जो है, अजान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि फ्लूइड्स, आइडल फ्लूइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इरोटेशनल होते हैं। इरोटेशनल का मतलब क्या होता है? इरोटेशनल का मतलब होता है नो टर्बुलेंसेस। क्या मतलब होता है उसका? नो टर्बुलेंसेस। मतलब क्या हो गया इसका? नो टर्बुलेंसेस। इरोटेशन का मतलब नो टर्बुलेंसेस। जैसे अगर आप क्या करेंगे, आप कहीं पर मान लेते हैं कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है? उसमें आप क्या कर दो? एक फुटबॉल डाल दो। एक फुटबॉल अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा? फुटबॉल का मूवमेंट आप चाहते हैं कि सिर्फ सीधा सीधा हो, ऐसे। समझ आ गया? ऐसे चलते वो अपने एक्सिस पे घूमे नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये मतलब होता है उसका। समझ आ रही बात? कि अगर आपने क्या कर दिया, कहीं पे पानी फ्लो कर रहा है, आपने क्या कर दिया, उसमें फुटबॉल डाला, तो फुटबॉल डालने से क्या होगा? आप ये चाहेंगे, आप ये बोलेंगे कि जो आपका लिक्विड है और जो आपका फुटबॉल है वो सीधे सीधे तरीके से चलता रहे, वो उसमें चलते चलते घूमे नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा फ्लूइड आपने लिया है कि उसमें फुटबॉल सीधे तरीके से क्या हो रहा है? चल रहा है, घूम नहीं रहा है। ऐसा फ्लूइड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इरोटेशन। वो आइडियल फ्लूइड माना जाएगा। तो और एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने सिगरेट का धुआं देखा होगा, सिगरेट का अगर आपने धुआं देखा होगा, तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है? शुरुआत के कुछ डिस्टेंस तक वो बिल्कुल सीधा होता है, उसके बाद वो रोटेशन होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत के जो कुछ डिस्टेंस है बिल्कुल सीधे तरीके से वो ऊपर जाता है ना, तो वो वाला फ्लो आप मान रहे हैं, वो आइडियल फ्लूइड है। समझ आ गया? इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं आ रहा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग कि यहां पर जो हम लोग आइडियल फ्लूइड लेंगे उसमें वो गोल गोल घूम नहीं रहा है। फ्लूइड्स में कोई भंवरा नहीं आ रहा है। फ्लूइड सीधा सीधा क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद क्या? तीसरा क्या है? तीसरा है नॉन विस्कस। तीसरा क्या है? नॉन विस्कस। ठीक है, तो ये नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या? रेजिस्टेंस टू फ्लो होना चाहिए। रेजिस्टेंट टू फ्लो, समझ में आ गया? विस्कोसिटी का मतलब बेसिकली गाढ़ापन होता है। क्या होता है? गाढ़ापन। समझ में? गाढ़ापन मतलब क्या? कोई चीज बहुत गाढ़ी है तो हम कहेंगे विस्कस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्या करेंगे, आप वाटर ले लेंगे और शहद ले लेंगे, तो दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन है? ज्यादा गाढ़ा तो हमारा शहद है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे इंक्लाइन प्लेन लेंगे और इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम लोग क्या करेंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो फट से क्या होगा? फिसल के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्या करेंगे, हनी का ड्रॉपलेट लेंगे तो क्या होगा? बहुत ही स्लो क्या होगा? नीचे आएगा। यानी हनी क्या है? हनी जो है रेजिस्टेंट टू फ्लो है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी क्या? आसानी से वो फ्लो नहीं कर पाता। समझ आ गया? जबकि वाटर इतना रेजिस्टेंट नहीं है, वो आसानी से क्या करता है? फ्लो कर जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? तो हम लोग बोल रहे हैं नॉन विस्कस है, यानी हम वाटर के जैसा लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है, जिसका गाढ़ापन बहुत ही कम है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो हमने वाटर के जैसा लिक्विड कंसिडर किया, तेल के जैसा, शहद के जैसा लिक्विड कंसिडर नहीं किया, ग्लिसरीन के जैसा लिक्विड कंसिडर नहीं किया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, ये सब आइडियल फ्लूइड के हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा जो आइडियल, रियल सारे फ्लूइड्स पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, चौथा क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। स्टीडी फ्लो कह दो उसको, स्टीडी फ्लो। स्टीडी फ्लो मतलब क्या? वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, वो इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट।
समझ में आ गई, ये माना गया है आइडियल फ्लूइड के लिए कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ गई, बात क्लियर है। तो ये सब मैंने आपको क्या बता दिए, आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। समझ आ गया। तो आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल फ्लूइड के। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहले कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। दूसरा कैसा होता है बताओ, इनकम्प्रेसिबल के बाद इरोटेशनल होता है। तीसरा नॉन विस्कस। चौथा स्टीडी फ्लो। समझ आ गया। तो 4 पॉइंट याद कर लो। पहला क्या है, इनकम्प्रेसिबल। दूसरा क्या है, इरोटेशनल। तीसरा क्या है, नॉन विस्कस। चौथा क्या है, स्टीडी फ्लो। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, इरोटेशनल मतलब, इरोटेशन का मतलब उसके अंदर टर्बुलेंस नहीं होगा, नो टर्बुलेंसेस। समझ आ गया, भंवरे नहीं आएंगे उसके अंदर, बिल्कुल सीधा फ्लो कर रहा है वो। तीसरा पॉइंट क्या है, नो विस्कोसिटी। नो विस्कोसिटी मतलब क्या, रेजिस्टेंस टू फ्लो, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो। समझ आ गया, ठीक है। यानी क्या, बहुत ही क्या होगा उसके अंदर, रेजिस्टेंस टू फ्लो बहुत ही कम होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी गाढ़ापन लेस होगा, लेस गाढ़ापन। ठीक है, आसान भाषा में लेस गाढ़ापन। ठीक है। तो नॉन विस्कस मतलब क्या होगा, हम वाटर के जैसा फ्लूइड ले रहे हैं, आपके शहद के जैसा फ्लूइड नहीं ले रहे हैं। ठीक है। और स्टीडी फ्लो मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। समझ आया, क्लियर है। 4 पॉइंट याद करने आपके स्कूल के यानी बोर्ड के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ठीक है। और एंट्रेंस के बच्चे भी इसको याद रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, आगे जाकर के अपने को अभी काम पड़ेंगे इन चीज़ों में। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। अब जो है इसमें और थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये तो आपको मैंने समझा दिया कि भाई आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा फ्लूइड्स की, जो आइडियल रियल सब पे लगता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, अप्लाइज ऑन आइडियल एज वेल एज रियल फ्लूइड्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, जो आइडियल और रियल दोनों टाइप के फ्लूइड्स पे अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इससे पहले जो पढ़ा वो सिर्फ आइडियल की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट है फ्लूइड्स कांट withstand tangential force और इसको कह लो आप लोग shear stress, tangential force और shear stress on them, that is it begins to flow under their action। क्या मतलब होता है सर, इतना बड़ा स्टेटमेंट अभी समझाता हूँ क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के काम आएंगी चीजें अभी अपने को ये। ठीक है। फ्लूइड्स कांट विथस्टैंड टेंजेंशियल फोर्स और शियर स्ट्रेस, ठीक है, ऑन देम इट बिगिंस टू फ्लो अंडर देयर एक्शन। मतलब क्या, अगर फ्लूइड पे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगा देंगे या शियर स्ट्रेस लगा देंगे तो फ्लूइड जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। क्या मतलब होता है ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, जो बच्चों ने इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी है उनको बता दूं मैं। टेंजेंशियल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स, ये आपके पास ब्लॉक है, अगर ये आपको आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया कोई भी ऑब्जेक्ट को, आपने ये फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स, जैसे फ्रिक्शन लगता है ना, फ्रिक्शन पैरेलल फोर्स होता है, तो ये आपका क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो जो आपका फ्लूइड है वो टेंजेंशियल फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता है या शियर स्ट्रेस को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है। आइए अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप क्या कर दो, आप ग्लास में क्या कर दो, वाटर ले लो, है ना। आप लोग ग्लास में क्या कर लो, वाटर ले लो। ग्लास में यहाँ तक आपने मान लिया ये वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद आप क्या करते हो, ये ग्लास पे ऐसे फोर्स लगाते हो। ये कैसा फोर्स हुआ, टेंजेंशियल फोर्स हुआ। जैसे ही मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ग्लास की पोजीशन बताओ कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसी पोजीशन हो जाएगी ग्लास की।
ऐसी पोजीशन कुछ हो जाएगी ग्लास की, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। जैसे इसकी ऐसी पोजीशन हो जाएगी तो ये जो आपका फ्लूइड है बताइए क्या होगा, ये ऐसा यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे आपने क्या कर दिया, जैसे आपने इसको ऐसा टेढ़ा किया तो फ्लूइड ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद ये क्या करेगा, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और टेढ़ा किया तो क्या होगा, ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, यही मुझे तुमको समझाना है, यही क्लियर करना है तुमको। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे आपने इस पे क्या कर दिया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यही आपको समझना है कि टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये फ्लो करना शुरू करता है, ये टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इट बेसिकली ऑफर्स नो रेजिस्टेंस और वेरी लिटिल रेजिस्टेंस फॉर शियर स्ट्रेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, ये बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो जैसे ही आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, उसको शियर स्ट्रेस भी आप अभी फिलहाल कह सकते हो, जैसे ही आपने टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो ये क्या कर देता है, ये फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा आप लिख सकते हो, फ्लूइड्स ऑफर नो और लिटिल रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो फ्लूइड ऑफर नहीं टू शियर टू टेंजेंशियल फोर्स या फिर शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लूइड जो है टेंजेंशियल फोर्स या शियर स्ट्रेस को बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, जैसे ही टेंजेंशियल फोर्स लगा वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंशियल फोर्स को वो अपोज नहीं कर पाता है, टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर पाता है, याद रखना है, ठीक है ना। फ्लूइड्स कैन नॉट अपोज टेंजेंशियल फोर्स। समझ आ गया, टेंजेंशियल यानी पैरेलल फोर्स। समझ आ गया, वापस यहां पर लिख देता हूं, फ्लूइड्स कैन नॉट अपोज टेंजेंशियल फोर्स यानी क्या, पैरेलल फोर्स यानी क्या, शियर स्ट्रेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लूइड टेंजेंशियल फोर्स यानी ये पैरेलल वाला फोर्स, सरफेस के जो पैरेलल है पैरेलल वाला फोर्स, और शियर स्ट्रेस को अपोज नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है, आगे जाकर के पॉइंट काम आएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझा दिया मैंने, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये तो अपन ने कर लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए इसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर ये है कि फ्लूइड्स डज नॉट हैव देयर ओन शेप, इट टेक्स the shape of the containing vessel। क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि फ्लूइड्स का अपना कोई शेप नहीं होता, वो कंटेनिंग वेसल का क्या करता है, शेप ले लेता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आसानी से क्या करता है, वो शेप को चेंज कर देता है। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये अपने को समझ में आ रहा है, मतलब क्या, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, पतीली में डालेंगे तो पतीली का शेप ले लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, तो अपना शेप आसानी से चेंज कर लेता है। समझ आ गया, यानी इसको ऐसा किताबों में लिखा होता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू 0। ये क्या बला आ गई, ये आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, समझो जरा, देखो ध्यान से। जिन्होंने इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा उनको बता दूं मैं, जो आपका शियर फोर्स होता है, जिसको आप लोग टेंजेंशियल फोर्स कह रहे थे या शियर स्ट्रेस कह रहे थे, ये बच्चों पता है क्या होता है, ये ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी के शेप को चेंज कर देता है, ठीक है। इट चेंजेस शेप ऑफ द बॉडी के क्या करता है, शेप को चेंज कर देता है। देखो आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा, उस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो उसका शेप ऐसे था, अब उसका शेप ऐसे हो गया।
समझ आ गया। लिक्विड का शेप ऐसे था, बिल्कुल सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, अब वो क्या हो गया, इस तरीके से कोई शेप हो गया उसका। बात समझ में आ रही है। तो शियर स्ट्रेस क्या करता है, शियर स्ट्रेस उसके शेप को चेंज कर देता है, यही तो उसका काम होता है। टेंजेंशियल फोर्स का यही काम होता है, बॉडी के शेप को चेंज कर देना। समझ आया, क्लियर है। चलो ये तो अपने को समझ में आ रहा है। दूसरी चीज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये क्या चीज है आपको बताता हूं मैं, इसको शेयर मॉडुलस भी कह सकते हैं आप। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या चीज होती है इसको समझाता हूं मैं आपको। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज करने में कितना अपोज कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को चेंज करने में कितना अपोज कर रहा है। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स शेप, इट्स शेप, उसके शेप को चेंज करने में जितना अपोज करेगा उसको बोलेंगे वो उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। समझ आ गया। अब समझो जरा, मैंने वही ग्लास लिया, उसमें क्या कर दिया, फ्लूइड डाल दिया, यानी वाटर डाल दिया मान लो, उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया। जैसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया। टेंजेंशियल फोर्स वो विथस्टैंड नहीं कर सकता, शेप चेंज हो गया। अब मुझे बताओ, ये टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर सकता, मतलब अपने शेप चेंज में अपोज नहीं कर सकता। जब शेप चेंज में अपोज कर ही नहीं सकता तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज स्टेट, और वो तो अपोज कर ही नहीं सकता, इसकी वजह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है फ्लूइड का, जीरो होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखेंगे आप लोग, ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लूइड्स का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो जीरो होता है। क्यों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स शेप, अपने शेप को चेंज करने के लिए कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये तो भाई बिल्कुल भी अपोजिशन ऑफर नहीं करते अपने शेप को चेंज कर, जो कंटेनर में डालना है वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, आसानी से शेप चेंज कर लेते हैं। तो अपोज ही नहीं कर रहे, चाहे अपोज ही नहीं कर रहे तो हम क्या बोलेंगे, उनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, जीरो है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, याद रखना है हमको ये, ठीक है ना। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखो आप लोग ये, ठीक है। क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी आपको समझा दिया मैंने। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आइए, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है फ्लूइड्स opposes the perpendicular force on its surface। फ्लूइड परपेंडिकुलर फोर्स अपोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वही सिरिंज वाला एग्जाम्पल ले लो आप लोग, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर लिया, पिस्टन लिया और क्या कर दिया, इसके अंदर कोई फ्लूइड को भर दिया। समझ आ गया। ये लगा रहा हूं अब मैं इस पे फोर्स ऊपर से, तो ये कंप्रेस हो नहीं पा रहा। कंप्रेस नहीं हो पा रहा मतलब क्या, जब यहाँ से फोर्स है और ये फोर्स की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब नीचे से भी फोर्स आ रहा होगा, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स को अपोज कर सकते हैं। समझ आ गया। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ में आ रहा है। टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर सकते, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स को अपोज कर सकते हैं। आपकी सिरिंज आपने ली और सिरिंज पे आपने एक एंड, छोटे वाले एंड पे क्या कर दिया आपने, उसको उसका मुंह बंद कर दिया और उसमें पानी डाल के आप क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन वही सिरिंज को आप जब ऐसा टेढ़ा करते हैं तो जो लिक्विड का शेप है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर पा रहा, लेकिन आपका जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो उसके सरफेस पे लग रहा है उसको अपोज कर सकता है, समझ आ गया, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स को अपोज नहीं कर सकता। याद रखना आगे जाकर के, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाकर के ये प्रूव करेंगे कि वो हमेशा हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स ही लगाता है, तो उसमें ये पॉइंट हमें काम आएगा। क्लियर हो गया। तो जनरल प्रॉपर्टीज भी आपको समझा दी मैंने। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।